नोट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं पहले, फिर सेटअप पे आएंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है श्वेता? ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जावा ऑटोमेशन। आज पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, सेलिनियम के बेसिक्स, ओके, फिर सेटअप पे आएंगे। जावा ऑटोमेशन, ठीक है। किसका पार्ट है ये? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, और भी है। मेजरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है मैनुअल और दूसरी क्या है, ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग में ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है, क्या होती है? हम्म, अगर ऑटोमेशन मशीन से होगी तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग मीन वी आर राइटिंग अवर ओन टेस्ट केस एंड मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इन द ऑटोमेशन हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट और उसको ऑटोमेशन के थ्रू रन कर रहे हैं। वहां पे हमें मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन ट्रिगर इट। हम अपना कोड लिख देते हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट देते हैं सर्वर पे, इस टाइम ये सारे टेस्ट केस चलेंगे, वो रिपीटेड मोड पे चलते हैं, ठीक है। क्यों हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ी? नहीं, रॉन्ग आंसर। इंटरव्यू में बिल्कुल करें, रॉन्ग आंसर है। मैं इंटरव्यू की तैयारी अलग से नहीं कराता, बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछता रहूंगा, यही आपकी प्रिपरेशन है। क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग में रहेंगे, घर पे जाके नोट्स लिखना। यहाँ पे मैं नोट्स लिखने का टाइम नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और आपका ध्यान भटक जाता है, तो लिखने का टाइम, सारी जो बातें कर रहे हैं सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, आप जाके नोट्स लिख सकते हो। पहला जो आपने आंसर दिया कि बड़े प्रोजेक्ट में मैनुअली पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग आंसर। बड़े प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट में जो मैनुअल टेस्टिंग होती है वो 100% होती है। 100% मतलब ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैनुअल टेस्टिंग ना होती हो, ठीक है। ऑटोमेशन हो या ना हो, ये ऑप्शनल होता है। मैनुअल टेस्टिंग इसलिए होती है टू मेक प्रोडक्ट स्टेबल, टू मेक प्रोडक्ट स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है, अभी उसमें आते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर है। मैनुअल टेस्टिंग, हाँ, इसी का रीजन मैं बता रहा हूँ। ऑटोमेशन ऑप्शनल है, हो ना हो, मैनुअल हर प्रोजेक्ट में होगी। रीजन दोनों के अलग अलग है, मैनुअल क्यों करते हैं, ऑटोमेशन क्यों करते हैं, रीजन अलग अलग है। दोनों टेस्टिंग में क्या फर्क है ये आपको पता है, एक में हम मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं, एक में हम टेस्टिंग में स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग करने का जो रीजन है, टू मेक प्रोडक्ट स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है बग फ्री। कोई भी प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब वो बग फ्री है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, उसमें दिक्कतें नहीं है, वो हमने रिजॉल्व कर ली, क्लियर। वो कब रिजॉल्व होती है, जब हम उसको मैन्युअली टेस्ट किया जा सकता है, हर एक एंगल से। हर टाइप की एक टेस्टिंग उसमें यूज करती है हमने, उसमें बाउंड्री वैल्यू भी लगा ली, फुल एज पार्टीशनिंग भी लगा ली, सारे डेटा पे टेस्ट कर लिया, वो अब स्टेबल बन चुका है। तो ये प्रोसेस तो हम सारे ही प्रोजेक्ट में करते हैं, पहला स्टेप ही हमारा ये होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑटोमेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन करने लगे, ठीक है, मैनुअल नहीं की ऑटोमेशन करने लगे, तो ऑटोमेशन के बहुत सारे टेस्ट केस हमें लिखने पड़ेंगे, और वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। हमारी बात समझ में? तो उतना डिले हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अपने एजाइल मेथोलॉजी में। हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसको भेजना है, क्लियर है। हमने बनाया, मैनुअल टेस्ट करके भेज दिया, अब जब साइड बाय साइड उसकी ऑटोमेशन चल रही है, ठीक है, डिलीवरी के बाद, जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है उसके बाद भी ऑटोमेशन चलती रहती है। कभी होता है कि हम प्रोडक्ट के साथ ही भेजनी है, कभी होता है प्रोडक्ट भेज दिया है, ऑटोमेशन हम बाद में कर रहे हैं।
ऑटोमेशन का रीजन है रिपीटिशन को बढ़ाना। एक वर्ड होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। जब हम मैनुअल टेस्टिंग में रिग्रेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग इज टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस। हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, आज एक मॉड्यूल बनाया, दो मॉड्यूल बनाया, तीन मॉड्यूल बन गए। जब चौथा मॉड्यूल डेवलप किया तो उसका इम्पैक्ट बाकी के तीन मॉड्यूल में आएगा। बाकी के तीन मॉड्यूल में भी हमें टेस्टिंग करनी है, मैनुअली भी की जाती है। लेकिन उसको अगर बार बार करना होता है, हमें प्रोडक्ट को अब भी रखना है, बार बार भी टेस्ट करना है, बार बार टेस्ट करने के लिए हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मैन्युअली करने में बार बार चीजों को, वहां पे हम ऑटोमेशन ले आते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में हम ऑटोमेशन ज्यादा प्रेफर नहीं करते। हमें पता है इस प्रोडक्ट ऐसा है, ज्यादा फीचर नहीं है, भेज दो। सपोज मैंने ड्यू कैट के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, 4 एमएस बना दिया, जहाँ पे स्टूडेंट जाके लॉग इन कर सके, अपना कोर्स देखे, कौन सा ट्रेनर है, कौन सा टाइम शेड्यूल है, अपनी फीस डिपॉजिट कर सके। तो इंटरनल पोर्टल है, इसलिए मैनुअल टेस्टिंग कर लूंगा, इनफ है। उसमें मल्टीपल चेंजेस आने नहीं है, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो स्टेबल है। उसमें से कोई लाइव लाइव डेटा आएगा तो वो भी मैनुअली चेक हो जाएगा। उसके लिए ऑटोमेशन टीम बिठाने की जरूरत उस पर नहीं है। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग उसमें होगी, कब होगी? जब वो डेवलप होके फर्स्ट बिल्ड आएगी उसकी। दोनों का मोटिव क्लियर हो गया, तब करते हैं। जैसे डेवलपमेंट पैरेलली स्टार्ट होती है, हमारी मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेशन कब स्टार्ट होती है? जब मैनुअली बग फ्री एप्लीकेशन हमारे पास होता है। इज दिस क्लियर? जब भी आप आंसर दोगे, स्पेसिफिक आंसर देना, आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर होना चाहिए मैनुअल कब करते हैं और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऐसा सपोर्टिंग टूल है किसका? रिग्रेशन का। रिग्रेशन में मैनुअली ना करनी पड़े, हम क्या करते हैं? ऑटोमेशन करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं, डिपेंड करता है, देखो, डिपेंड करता है कि क्या अपडेट हुआ है। सपोज ये ड्यूकेट है, यहाँ पे 20 रूम है, तो इस एग्जाम्पल को याद रखना। 20 रूम है, मैंने एक नया रूम बना लिया, ठीक है, नया रूम बना लिया। सपोज यही रूम साइड वाला मैंने एक नया रिनोवेट कर दिया। पहले तो मुझे उसकी सैनिटी करनी पड़ेगी कि उस रूम में चेक करना पड़ेगा कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, एलईडी वर्क कर रही है प्रॉपर, सीट लगी है प्रॉपर है, कोई ऐसा तो नहीं बच्चा बैठ के गिर जाएगा, टूट जाएगी। क्लियर है? कोई बच्चा लाइट वेट होता है, कोई बच्चे हैवी भी आते हैं, ठीक है, कोई बड़े भी आते हैं, कोई छोटे भी आते हैं। तो सीट जो है कंफर्टेबल है सबके लिए, साइजेस प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि बड़े के लिए छोटी हो रही है, छोटे के लिए बड़ी हो जा रही है। एलईडी स्क्रीन प्रॉपर काम कर रही है, एसी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, फैन प्रॉपर। तो मैं सिर्फ उसी मॉड्यूल में चेक कर रहा हूँ, वो नया इनहेंस किया हुआ है। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात आई ना, तो जो वेंडर है उसने बोला कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो कहाँ से जाएगी? मेन स्विच से जाएगी। वहाँ पे ऑलरेडी जो बोर्ड है उसमें 20 एमसीबी लगी है, उसमें 21 नहीं लगा सकते, अब हमें बोर्ड बड़ा बनाना पड़ेगा, 25 का या 30 का, यहाँ पे हम और रूम्स को ऐड ऑन कर सकें। अब क्या है? मेजर चेंज है। पहले तो सिर्फ उसमें चेंज था, क्या हो गया? मेजर चेंज हो गया। तो मैंने एक नया बोर्ड लगा दिया जिसमें हम 25 रूम लगा सकते हैं, तो उसमें अपना एक 21 वाला रूम भी लगा दिया। अब मुझे मेक श्योर करना है, क्या मुझे सारे रूम्स में जाके एक एक चीजों की टेस्टिंग करनी है कि लाइट जल रही है नहीं जल रही है? नहीं, मेरे को मेक श्योर करना है कि जब वो चेंज हुआ उसके बाद हर रूम में लाइट आ गई नहीं आई। अगर हर रूम में लाइट आ गई और अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, सिर्फ उसका एक पॉइंट मैंने चेंज किया था कि लाइट आएगी या तो नहीं आएगी, ये तो मुझे कंफर्म है। क्लियर? तो मुझे इम्पैक्टेड एरिया देखना होता है। समझ में आ रहा है? इम्पैक्टेड एरिया वर्बली नहीं डिफाइन किया जा सकता। इम्पैक्टेड एरिया आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे आप काम करो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, उस पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे इम्पैक्टेड एरिया क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई अगर सब रूम में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ठीक है। इसीलिए जो मैनुअल टेस्टर होता है, जो टेस्टर होता है, उसको एंड टू एंड अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक चीज, एक एक फीचर जिस डोमेन में वो काम करता है। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वायरमेंट को समझो, ठीक है। अब वो कोई आपको सिखा नहीं सकता कैसे समझना है, सिर्फ एग्जांपल देके बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। अब क्या यहाँ पे वाटर सप्लाई भी चेक करूंगा मैं? नहीं, नहीं करूंगा ना। मैं क्या कुछ और भी ऐसे पेंट भी चेक करूंगा? नहीं, उससे इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। तो आपका आंसर था कि सर मैं पूरी वेबसाइट को चेक करूंगा? नहीं, को चेक करूंगा इम्पैक्टेड एरिया। क्लियर हो रहा है आंसर? जो इम्पैक्टेड एरिया होता है वो हम
जब टेस्ट केस बनाते हैं तो वहां पे P1 P2 क्राइटेरिया के टेस्ट केस लिखते हैं। अब इनका रोल आता है कि अगर ऐसा कोई एरिया है जो इम्पैक्टेड है, तो मैं P2 और P1 को हमेशा चेक करूंगा। वो मेक श्योर करेंगे कि मेजर फंक्शनैलिटी वहां पे वर्क कर रही है। क्लियर है? लेकिन जब मैं ऑटोमेशन चलाऊंगा तो मैं सारे टेस्ट केस चलाऊंगा। क्लियर है? क्योंकि ऑटोमेशन 3 साढ़े 3 घंटे में 5,000 10,000 जो टेस्ट केस है वो रन कर देता है। लेकिन मैन्युअली पॉसिबल नहीं है मैं उतने टेस्ट केस को प्रूव करूँ। क्योंकि जब भी नया मॉडल बन के जाएगा वहां पे आपके स्क्रीनशॉट लगते हैं कि आपने टेस्टिंग की है, तो आपके सारे टेस्ट केस मैनुअली पास है तब आप भेज सकते हो। या आपके ऑटोमेशन वाले टेस्ट केस पास है, उसके साथ अगर ऑटोमेशन भी जाना है तो ऑटोमेशन का स्क्रीनशॉट लगता है कि हाँ ये सारे टेस्ट केस पास थे, वो आपकी रिपोर्ट में जाता है। उसे बोलते हैं DOD, डेफिनेशन ऑफ डन। एक होता है डेफिनेशन ऑफ रेडी, जाइल मेथोलॉजी में एक होता है डेफिनेशन ऑफ रेडी, एक होता है डेफिनेशन ऑफ डन। रेडी का मतलब कि जो रिक्वायरमेंट आपके पास आई है क्या वो पूरी तरीके से रेडी है, उसके सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व हैं। डेफिनेशन ऑफ डन का मीनिंग होता है कि आपने जो भी काम किया है, मैनुअल टेस्टिंग की है, डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट जैसे कोड लिखना होता है, यूनिट कोड लिखना होता है, मैनुअल टेस्टिंग के टेस्ट केस लिखने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं, पास करने होते हैं। ठीक है? ऑटोमेशन में टेस्ट केस लिखने होते हैं, उसकी रिपोर्ट लगानी होती है, सारे टेस्ट केस चल रहे हैं, तो जब वो सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा तो सारे टिक बॉक्स होते हैं कि ये दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डन। जाके आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। क्लियर? तो वहां पे आपके P1 P2 टेस्ट केस मैनुअल में चलते हैं। इसमें भी रूल क्या है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि सारे P1 रन कर रहे हैं, सारे P2 कर रहे हैं, या फिर ज्यादा फंक्शनैलिटी में चेंजेस क्या है तो P3 कर रहे हैं। ये डिसाइड कौन करता है? आपका टेक लीड। क्लियर? बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेरे टेस्ट केस है, ये P1 है, ये P2 है, इस एरिया के, ये इस फोल्डर में रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है, वहां से आपको सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ कौन से टेस्ट केस कैसे। क्लियर है? मैनुअल टेस्टर की जो नॉलेज होती है वो प्रोडक्ट की नॉलेज होती है बेसिकली, कि उसको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो इतने ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होते हैं। ये आपके बेसिक्स है जो आप सीख रहे हो, ये क्या है? बेसिक्स है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिना सीखे इंडस्ट्री में गए होंगे, लेकिन वहां जाके उन्होंने सीखा होगा। वहां जाके उन्हें क्या सीखा होगा? उनके प्रोडक्ट की नॉलेज सीखी होगी। यही थ्योरेटिकल के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली में सीखे होंगे। इन डेप्थ उनको ये भी नहीं पता होगा कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है, लेकिन प्रोजेक्ट के 3 4 साल 5 साल काम कर रहे हो, प्रोडक्ट की डोमेन की नॉलेज आती है। जो प्रेशर होता है और जो एक्सपीरियंस होता है उसमें प्रोडक्ट की नॉलेज का ही डिफरेंस होता है। तो जब इंटरव्यू में पूछता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, वो आपकी इसी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसे काम होता है। क्लियर? कहते नहीं, करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है आपके पास एक रिक्वायरमेंट आएगी कि क्या काम करना है। मेरा ये, हेलो, गुड मॉर्निंग अंकित। हाँ क्लास है, मैंने आपको लिंक भेज देता हूँ, क्लास ऑलरेडी चल रही है। जावा से लेने वाली है अंकित, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है? आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी मिस कर दिया। हाँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। 1 मिनट में 2 बच्चे को और इन्वॉल्व कर लो। ठीक है, आ जाए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एक तो आपका क्लाइंट की होती है। अब इसको समझ लो, एनालिसिस का क्या मतलब है। ठीक है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एक तो आपको पहले क्लाइंट देता है, वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा। ठीक है? रिक्वायरमेंट आती कहाँ से है? क्लाइंट से आती है। बीच में या तो होते हैं PO, PO इज प्रोडक्ट ओनर, या BA, बिजनेस एनालिस्ट। ये दोनों कंपनीज में होते हैं जो डायरेक्टली जाके किससे बात करते हैं? क्लाइंट से बात करते हैं, क्योंकि क्लाइंट नॉन टेक्निकल बात करता है। ठीक है? तो समवन जो टेक्निकल भी हो, टेक्निकल इन द सेंस कि टेक्निकल चीजें पता हो, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता लेकिन टेक्निकल चीजें पता हो। बिजनेस एनालिस्ट को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। ठीक है? और वो क्लाइंट की नॉलेज देता है। ये
या हाय अंकित। अंकित अभी हमने स्टार्ट ही किया था, ठीक है। कोडिंग प्रोग्रामिंग पे नहीं, बेसिक्स पे भी अभी बात कर रहे थे। या हेलो अने। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है। जो बीए या पीओ होते हैं, किसी कंपनी में पीओ होते हैं, किसी कंपनी में पीओ होते हैं, काम दोनों का यही होता है, क्लाइंट से जाके रिक्वायरमेंट लाना और क्लाइंट से बात करना। ये रिक्वायरमेंट लाके उसको किसको देते हैं? टेक लीड को देते हैं। ठीक है। और किसके पास आती है? स्क्रम मास्टर के पास आती है। स्क्रम मास्टर जो आपके एजाइल को फॉलो करवाता है ऑफिस में। टेक लीड जो टेक्निकल टीम को हैंडल करता है। अलग अलग टीम के अलग अलग टेक लीड होते हैं और सबके एक स्क्रम मास्टर होते हैं। स्क्रम मास्टर शेड्यूलिंग करता है कि ये काम पहले होगा, ये अब करवाना है। ठीक है। टेक्निकल लीड जो ये स्टेटमेंट आई है कहाँ से, क्लाइंट से, उसको अंडरस्टैंड करता है टेक्निकली। उसमें टेक्निकल चैलेंजेस ढूंढता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आर्किटेक्चर क्या रहेगा, उन सबका डिसाइड करता है किसको क्या काम करना है। उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको देता है, उनसे करवाते हैं। क्लियर है? तो जब ये रिक्वायरमेंट आती है तो बीए क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट को रिफाइन करता है जो क्लाइंट से आई है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बनाता है, उसकी यूजर स्टोरी बनाता है। एजाइल में बनती है यूजर स्टोरीज। ठीक है। उसकी क्या बनती है? यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी मतलब एक टास्क हो गया। तो टास्क में डिवाइड करके स्क्रम मास्टर ये बैठ के टास्क में डिवाइड करते हैं। एक टास्क ऐसा बनता है कि उसकी डिपेंडेंसी उतने में ही रहे, मतलब कि ये टास्क इंडिविजुअली सॉल्व हो जाए, कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका काम है। ठीक है। इस टास्क का ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम खत्म करेंगे। तो टास्क ऐसे बनाते हैं जो उतने ही पार्टिकुलर टाइम में ऐसा नहीं कि ये टास्क करने से पहले हमें वो भी करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कभी डिपेंडेंसी होती है तो पहले वो टास्क हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। डिपेंडेंसी समझ में आ गई? जैसे मुझे यहाँ पे एलईडी लगानी है, लेकिन एलईडी वाला वेंडर ही नहीं है, जब वो आएगा तब मैं लगाऊंगा, तब रूम सेटअप होगा, नहीं, तो मुझे पहले एलईडी वाले से काम करना है, तभी आगे जाके क्लास स्टार्ट होगी। क्लियर है? उसको टेक लीड क्या करता है? रिफाइनमेंट करता है यूजर स्टोरी में, स्क्रम मास्टर, और इनको मीटिंग में लेके। टास्क में भी प्रायोरिटीज ऐसे तो नहीं होता, प्रायोरिटीज होती है, बट आप खुद से टास्क डिफाइन करते हैं। टास्क बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, लेकिन टास्क का एक मैनुअल टेस्टर होता है, तो उसका एक स्टेप होता है पहले, रिक्वायरमेंट में टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियोस। तो वो एक प्रायोरिटी तो डिफाइन रहती है, लेकिन टास्क में ऐसा हम P1 P2 नहीं लिखते। यूजर स्टोरीज में इंपॉर्टेंस आते हैं कि इंपॉर्टेंट यूजर स्टोरी है, जानी जानी चाहिए, मतलब कुछ हाई प्रायोरिटी होती है, कुछ लोअर। सब P1 P2 वाली कैटेगरी नहीं है। इंपॉर्टेंस नॉन इंपॉर्टेंस वो कंपनी के टर्म्स ही होते हैं कि हमें कैसे इसको शेड्यूल करना है। ठीक है। हम वैसे ही उसको स्प्रिंट में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिलीज, कि 3 महीने में क्या काम करना है। फिर उस काम को ब्रेक करके हम अपनी यूजर स्टोरी में ले आते हैं और स्प्रिंट में ले आते हैं, कि मेरे को जो टास्क है यूजर स्टोरी 3 to 4 इस मंथ में करनी है, इस वीक में करनी है। उस यूजर स्टोरी को भी किसी एक डेवलपर को दे दिया, उसने उस पर टास्क बना दिए। ये बता रहा हूँ कि काम कैसे होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। आपका आंसर मिल गया आपको? क्या था आंसर? क्वेश्चन ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जब ये यूजर स्टोरी आती है, इस यूजर स्टोरी में सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि क्या आपको करना है। तो इस यूजर स्टोरी को आपको समझना होता है। इंडिविजुअल यूजर स्टोरी आ गई आपके पास। ठीक है। ये किसी फीचर से अटैच होगी, जो भी फीचर बना रहे हैं जिसमें रिलीज का पार्ट होगा उससे अटैच होगी। क्लियर? और इसमें सारी डिटेल्स होंगी जो इसी के अराउंड होगी। कोई डिपेंडेंसी भी है तो डिपेंडेंसी कौन कर रहा है, उसका नाम, सारी डिटेल यहाँ पे होगी। नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज अलग नहीं होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग आता है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, वो आपको केटी दी जाएगी। केटी इज लाइक नॉलेज ट्रांसफर। अने कोई क्वेश्चन है आपका? यूजर स्टोरीज आती है जब भी स्प्रिंट की प्लानिंग होगी, आपको यूजर स्टोरीज मिलेंगी। अभी आपने मैनुअल में अजाइल नहीं पढ़ा, अजाइल वाला टॉपिक अलग है, ठीक है। उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। बच्चे ने पूछ लिया था तो मैंने बता दिया।
इपिक स्टोरीज होती हैं, ये इपिक को कहीं स्टोरीज भी बोलते हैं, यूजर स्टोरीज अलग अलग टर्म है। ठीक है, जीरा में इपिक या यूजर स्टोरी सब बनाते हैं, टर्म्स अलग अलग हैं, चीजें एक। क्लियर है? ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को समझना है, यहीं से ही आप क्या बनाते हो, टेस्ट केस बनाते हो, और पहले सिनेरियोस बनाते हो, और फिर टेस्ट केस बनाते हो। ठीक है, यहीं से ऑटोमेशन स्टार्ट होना, काम करना स्टार्ट कर देता है आपका। ठीक है। मैनुअल टेस्टर जो कंपनी में रोल होता है, इसका काम क्या है, टेस्ट केस बनाने। ठीक है, इसने टेस्ट केस बनाए, टेस्ट केस रिव्यू कराए, पास हो गए, स्टेबल है। ठीक है। अब जब ऑटोमेशन का काम आएगा, तो ऑटोमेशन को अलग से टेस्ट केस नहीं लिखने होते, यही टेस्ट केस को रीड करके उसको टेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी होती है। उसको भी एक्चुअल में टेस्ट केस ही लिखने हैं, लेकिन ऑटोमेशन टेस्ट केस, बेसिकली कोडिंग की लैंग्वेज में टेस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब क्या ये सारे टेस्ट केस का ऑटोमेशन होता है? नहीं, ये डिपेंड होता है कितने टेस्ट को हमें ऑटोमेट करना है। क्लियर? हम ज्यादातर पॉजिटिव सिनेरियोस को लेते हैं, निगेटिव सिनेरियोस को नहीं लेते। यहाँ पे मैनुअल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है। P1 P2 ज्यादातर टेस्ट के साथ है। ये कौन डिसाइड करता है? आपका जो टेक लीड होता है, टेस्टिंग वाले से, डेवलपर के टेक लीड होते हैं, टेस्टर के भी टेक लीड होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि हमें किन किन टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है, जो मेन फीचर्स हैं वो वर्क करने चाहिए। क्लियर? यूजिबिलिटीज नहीं आती। यूजिबिलिटी टेस्टिंग जैसे कुछ P4 हो गए, कॉस्मेटिक टेस्टिंग केसेस हो गए, जिसमें ब्राउन कलर यहाँ पे आना चाहिए, ग्रे आना चाहिए। ठीक है, देखने वाले फीचर होते हैं वो नेगलेक्ट हो जाते हैं, निगेटिव टेस्ट केस खड़े आते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन की कॉस्ट ज्यादा आती है, लिखना, चलाना, सर्वर पे रन करना, और हमें चाहिए होता है रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट टाइम से हमें दे दे। छोटे माइनर टेस्ट केसेस में ये दिक्कत करता है। तो कितने टेस्ट केस करने हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो आपको टेस्ट लीड बताएगा। नहीं, टेस्ट केस जो आप लिखते हो, आप तो कोड लिखोगे, कोड को आप, आपके पास एक सर्वर होता है। ठीक है, गिट के थ्रू या बिट बकेट सर्वर के थ्रू आप उस सर्वर पे भेजते हो, तो आपके टेस्ट केस कहाँ उस सर्वर पे रहते हैं, जो बिल्ड बनती है। जैसे सॉफ्टवेयर बनता है ना EXE फाइल बन के, वैसे ही इसकी बिल्ड बनती है, तो ये सर्वर पे जाते हैं। आपको ऐसे कोई सबमिट नहीं करने होते, वो सर्वर पे डिप्लॉय हो जाते हैं। वहां से जो डेवऑप्स होते हैं बेसिकली, वो टेक केयर करते हैं, वो सर्वर बनाते हैं आप लोगों के लिए, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। आपको बस ने चेक इन करना होता है। चेक इन मतलब कोड सबमिट करना होता है गिट के थ्रू, मैंने एक काम कर लिया है, ये सबमिट कर लिया, आगे वो वहां से उसको बंडलिंग करके जैसा भी करेंगे वो डिलीवर करेंगे। आपको सिर्फ चेक इन करने तक आना चाहिए। सीखेंगे हम, एक टूल आता है सोर्स ट्री। ठीक है, आपको अपने कोड को कैसे पुश करना है सर्वर पे, और वहां से कैसे पुल लेना है। पुश पुल क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा, ये मैं पूरा वॉक थ्रू बता रहा हूँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, क्या क्या आना चाहिए। एक्यूरेसी मैनुअल में ज्यादा होती है, 100% बग फ्री बनाता है एप्लीकेशन को। ये फास्ट काम करता है। ठीक है, और रिपीटेड काम जल्दी एक्यूरेट करता है। एक्यूरेसी आप किस सेंस में कह रहे हो, वो सेंस मैटर करता है कि क्या है। बग फ्री तो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन अगर कोई टेस्ट केस बार बार चला के आपको रिग्रेशन को सूट करना है, तो फिर ये एक्यूरेट ज्यादा रहेगा, ये एक्यूरेट ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगी, यहाँ पे नहीं बनेगी। जो आप ऑटोमेशन के सारे टेस्ट केस कवर होते नहीं, आप फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन कर ही नहीं सकते। अनस्टेबल प्रोडक्ट में कितने टेस्ट केस लिखोगे, क्योंकि यहाँ तो आप हाथ पैर मार के 10 टेस्ट केस कर भी रहे होगे, इधर उधर भी नजर जा रही होगी टेस्ट केस के अलावा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो कर दिया वही करेगा। यहाँ पे आप टेस्ट केस के अलग से डिफेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे। अगर मुझे यहाँ पे भेज, किसी ने चेक करने भेजा है, चेयर दिखाना ठीक चल रही है नहीं चल रही है, कोई भैया आएंगे, अगर टीवी टूटा है तो वो तो तुरंत कंप्लेन कर देंगे, भैया टीवी भी तो टूटा है यहाँ पे। लेकिन ऑटोमेशन अगर मैंने स्क्रिप्ट भेज दी कि चेक करके आओ टेबल ठीक है,
तो जाके बोल देगा नीचे टेबल ठीक है, वो नहीं चेक करेगा और क्या है। वो आपको दिख रहा होगा लेकिन वो फिर से नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो वो डिफेक्ट प्रोडक्ट में रह जाएगा। लेकिन मैनुअल में अगर वो डिफेक्ट है तो वो विजिबल हो जाएगा। कुछ और चेक कर रहे हो, आपकी नजर तीन चार चीजों में जाएगी। आप रियल यूजर हो यहाँ पे। यहाँ पे आप रियल यूजर नहीं, यहाँ पे स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को जितना काम बोलेंगे वो उतना ही करेगी। तो स्क्रिप्ट कब काम आती है, जब मल्टीपल बार टेस्ट केस चलाने हैं तो ये यूजफुल है, ये चलाने हैं तो फर्स्ट टाइम भी यूजफुल है। तो अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट है। कोड हम लिखेंगे, ठीक है। कोड अब टेस्टर लिखता है, एक टेस्टर, दो टेस्टर, तीन टेस्टर, अपनी अपनी सीट पे अपने अपने सिस्टम्स पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ऐसे आप छह जने बैठे हो तो आप छह जने अपने अपने सिस्टम पे लिख रहे हो, आपको काम बता दिया। चाहिए एक दो तीन चार, ठीक है, चाहिए। तो मैंने आपको काम बता दिया कि आपको ये काम करना है, आप इस पे करोगे, आप इस पे करोगे, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, ये है। ये अलग अलग टेस्ट केस पे काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जो टेक लीड होगा, टेक आर्किटेक्ट होगा, वो आपका एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बना देगा, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना देगा, आपको बता देगा कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो एक सेटअप बना के आपको दे देगा और उसको पहले सर्वर पे डिप्लॉय कर देगा। पहले आपको उस सेटअप को, हम कौन से वर्जन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या मैथोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्या हमारा, अभी हटा देते हैं, क्या हमारा लिखने का तरीका होगा, ठीक है, वो एक सैंपल बना के उसमें रख देगा, बेसिक आर्किटेक्चर बना देगा। फिर आपको इस सर्वर पे अपने मशीन्स पे कॉपी करना है, क्योंकि वो आपको भी चाहिए। ये आपकी लोकल मशीन है, ये आपका सर्वर है। इसको बोलते हैं वहां से पुल लेना, कोड को खींचना, ठीक है। आप अपने कोड पे करोगे तो आप सबके पास क्या हो गया, सेम पीस ऑफ कोड हो गया। आप टेस्टर वन है, सपोज वो लॉगिन के लिख रहा है, ये होम पेज के लिख रहा है, ये अबाउट अस पेज के लिख रहा है। फिर ये क्या करेंगे, इस कोड को मर्ज करेंगे, पुश करेंगे सर्वर पे, इस सर्वर पे पुश करेंगे, भी करते हैं, पुश करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सर्वर पे पुश करेंगे। नहीं, पहले क्या होता है कि सपोज यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे लाइन नंबर वन है, ठीक है। इसने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया, आपने इसको पुल ले लिया। इन तीनों में से भी पहले जो पुश करेगा, जो पहले पुश करेगा, वो देखेगा लाइन नंबर वन है यहाँ पे, मैंने कुछ कोड वहां से लिया और लाइन नंबर टू ऐड कर दी इसमें और सेंड कर दिया। यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसने जब पुल लिया था, इसके पास क्या थी, लाइन नंबर वन। तो ये पुश करने से पहले सर्वर पे देखेगा कि भैया नया कोड तो नहीं पहुंचा है, ठीक है। अगर नया कोड पहुंचा है तो क्या करेगा, पहले पुल लेगा। जैसे ही पुल लेगा, इसको कन्फ्लिक्ट मिलेंगे। कन्फ्लिक्ट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे लाइन लिखने का कोड गया होगा वहां पे हो सकता है किसी ने, हाँ, वो अलग बात करेंगे, ब्रांच उसमें अलग आएंगे। अभी मेन सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। इसको अब कन्फ्लिक्ट मिलेंगे। ये मर्ज कन्फ्लिक्ट होगा कि ये कोड लिखने गया जहाँ पे किसी ने ऑलरेडी उस लाइन पे कोड लिखा था जो इसका था। तो ये क्या करेगा, अपने कोड को, उसको कोड को अरेंज करेगा कि भाई लाइन नंबर टू में इसने भी लिखा था, मैंने भी लाइन नंबर टू में लिखा था क्योंकि मेरे पास भी लाइन नंबर टू की। फिर अपने कोड को शिफ्ट करेगा स्पेस देके या जैसे भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा, इसमें उस कोड को मर्ज करेगा और फिर सेंड कर देगा। तो यहाँ पे, हाँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सपोज मैं लीड हुआ, ठीक है, मैंने काम, हम काम करेंगे और ये लाइन नंबर वन है, सब इसके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखना स्टार्ट करेगा, लाइन टू पे लिखना स्टार्ट करेगा। ये कहाँ पे स्टार्ट करेगा, ये भी लाइन टू पे करेगा। ये भी कहाँ पे करेगा, लाइन टू पे करेगा। तीनों लोग लाइन टू पे स्टार्ट करेंगे लिखना।
तीनों ने सपोज करो 4 घंटे बाद कोड लिख लिया। अभी लाइन 100 लाइन 200 लाइन की होती है, मैं सिर्फ 1 2 ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले किसी टेस्टर का काम खत्म हो गया। ठीक है। इसको क्या काम है? मर्ज करना है कोड। तो ये तो कर देगा आराम से, लाइन 2 में मर्ज कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कोड पहुंच गया? लाइन। इसके पास डेटेड कोड है जो लाइन 1 लाइन 2। अब ये और ये तो सिंक करके बैठे। ठीक है। ये तो सिंक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी लाइन 2 पे लिखा है, सर्वर पे ऑलरेडी कोई लाइन 2 पे है। ये पुश करेगा, पुश करने ही नहीं देगा। ठीक है। तो जब भी आपको नया कोड पुश करना होता है तो पहले पुल लेना होता है। तो आप जब वहां से कोड यहाँ पे लाओगे, तब आपको लाइन अपने सिस्टम पे कन्फ्लिक्ट दिखाई देंगे कि भाई लाइन 2 पे तो ऑलरेडी कोड लिखा है, सबसे पहले कोई चेक इन कर चुका है। आप क्या करोगे? आप लाइन 3 कर दोगे और बाकी कोड सेव कर दो कि भाई उसका कोड भी रहना चाहिए, और मैं लाइन 3 पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लाइन 2 किसने सबमिट कर दी। लाइन टेस्टर 1 जो है, पहले और दूसरे कोड को वहां से लेगा, उसके साथ अपना कोड लगाएगा और फिर भेज देगा। पुश कर दी। नया कोड है ना, अगर मैं लाइन 2 पे कर दूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा, उसका कोड हट जाएगा। लेकिन उसका कोड नहीं हटाना है। लाइन 3 को पुल नहीं कर सकते ना, लाइन 3 तो है ही नहीं, कहाँ से पुल करेंगे? लाइन 3 तो हमने बनाई है, सर्वर पे तो थी नहीं लाइन 3। क्लियर है? अब जब ये नया काम स्टार्ट करेगा करना, लाइन 4 लिखने जाएगा, तब ये चेक करेगा कि भाई वहां पे नया कोड तो नहीं आ गया है। वहां से क्या करेगा? पुल लेगा, अपने सिस्टम को सिंक कर लेगा, अपडेट कर लेगा। इसके पास भी कोड आ गया, तब ये स्टार्ट कर सकता है अपना काम करना। अब इसके पास इसने अपना कोड भी लिखा है जो बोल रहा था लिखने को, और यहाँ पे लाइन 1 2 3 4 आ गया। अब इसको कन्फ्लिक्ट आएगा कि लाइन 2 पे तो ऑलरेडी कोड है, लाइन 3 पे शिफ्ट करेगा, ऑलरेडी कोड है। तो क्या करेगा? यहाँ से पुल लेगा, ये कोड आ गया इसके पास, कन्फ्लिक्ट आ रहा है लाइन 2 पे आ रहा है, लाइन 4 कर देगा, 3 कर नहीं सकता, लाइन 4। अब इस कोड को वापस सिंक कर देगा यहाँ पे। ठीक है। बस अब ये करना होता है, सर्वर पे अपडेट करने से पहले अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करनी होती है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, मल्टीपल लोग एक साथ चेक इन मार रहे हैं, ये दोनों एक साथ सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस नहीं, कुछ और टेक्निकल डिफरेंस है, लाइन ऑफ कोड में किसी ने कन्फिग कर दिया। जो सर्वर पे हम बनाते हैं ना, जो सर्वर हम बनाते हैं, तो ये जो सर्वर पे चल रहा है ना, इसको भी ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। ब्रांच इस लाइक कि हमने, ये हमारा मेन हो गया। ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, जो सारा काम आप यहाँ पे कर रहे थे वो इस ब्रांच में करो, इसको अपडेट करो, डायरेक्टली इसको मत करो। इसका कॉपी हमने यहाँ पे रख लिया, जो लाइन 1 का कॉपी था वो यहाँ कर लिया। ये जो सारा काम हमने किया वो इस मेन की जगह इस पे करो, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। लाइन 2 प्लस लाइन 3 प्लस लाइन 4। जब हम इस पे टेस्ट कर लेंगे कि भाई सब कुछ चीज ठीक चल रहा है, टेस्टिंग भी ठीक चल रही है, जब मैनुअल टेस्टिंग भी हो गई, ऑटोमेशन भी हो गई, डेवलपर का कोड पे सब कुछ हो गया, फिर हम इसको जाके इस पे मर्ज कर देंगे। तो डायरेक्टली सर्वर को ना उड़ा के, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया मर्ज करने पे, या कुछ कोड गड़बड़ हो गया, नया कोड लिखा नहीं चल रहा है। ठीक है। इसलिए ब्रांचिंग भी की जाती है, मल्टीपल लेवल की ब्रांचिंग होती है। मल्टी ब्रांच सेम होता है, ब्रांच डिपेंड करता है कि अलग अलग भी दे सकते हैं। कोई टीम काम कर रही है तो उसकी ब्रांच सर्वर से अलग है, दूसरी टीम काम कर रही है डेवलपर की, उसकी ब्रांच अलग है। एक किसी और फीचर पे काम कर रहा है, इसी फीचर पे काम कर रहा है, बाकी सारे फीचर को बाद में मर्ज किया जा रहा है। ठीक है। किस लेवल का आप उसमें कर रहे हो, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये टेस्टर का काम रहता है, टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर का। ठीक है। तो आपको क्या क्या सीखना है? अलग अलग ब्रांचेस में मर्ज हो गई। ठीक है। फिर ब्रांचेस को बना के मेन ब्रांच पे, मेन सर्वर पे मर्ज कर दिया।
नहीं नहीं, वो डेवऑप्स करेगा, वो डेवऑप्स करता है। वो सिंक करके करेगा। टेस्ट लीड को पता होगा कहाँ से कितना कोड आ रहा है, कौन कौन लिख रहा है। टेस्ट लीड करेगा। राइट्स नहीं होते उसको मर्ज करने के आपके पास। ठीक है। हाँ, बैकअप की तरह, एक तरीके से बैकअप, वो सर्वर पे हम उसको ब्रांच बोल देते हैं कि हमने कुछ काम करना है, उसकी कॉपी बना ली, कॉपी पे काम कर रहे हैं, जब वो फाइनल हो जाएगा फिर उसको मेन पे करेंगे। हाँ, ब्रांच पे करेक्शन होंगे, चेकिंग जा रहे हैं, मल्टीपल चेकिंग जा रहे हैं, मल्टीपल लॉगिन जा रहे हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड रहता है। टेस्टिंग भी ब्रांच होती है, ब्रांच का कोड लेके सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं कि नया कोड आया है, सिर्फ इसको टेस्ट करना है। कोई यूनिट कोडिंग कहते हैं, तो सिर्फ ये जो नया कोड आया है इसको चेक करने का काम हो गया। फिर जब मर्ज करके करेंगे तो इंटीग्रेट कर दिया कोड पुराने ब्रांच के साथ, फिर वहां पे टेस्ट करो। क्लियर। कुछ नया मॉड्यूल बनाया, पेमेंट का बनाया है, उसे पेमेंट पेमेंट को चेक करना है, अभी एप्लीकेशन अलग चल रही है, पेमेंट वाला मॉड्यूल अलग चल रहा है, तो वो यूनिट कोडिंग हो गई कि डेवलपर ने भी कर ली अपने एंड पे यूनिट टेस्ट केस, आप भी क्या कर रहे हो, एक सेपरेट मॉड्यूल को चेक कर रहे हो जिसका अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, आप ब्रांच को ही चेक कर रहे हो। क्लियर। तो आपको इसमें सीखना क्या है, पहले तो जावा, ठीक है, सेलिनियम, ठीक है, फिर कोड को चेक इन करना, गिट, गिट सर्वर है, और जो टूल्स बता रहा हूं मैं अभी, सोर्स ट्री, गिट या बिट बकेट सर्वर। नहीं, ये दोनों अलग अलग सर्वर हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है। नहीं, गिट और गिट अलग अलग नहीं होते हैं। गिट हब इज अ रेपोजिटरी, यहाँ पे सारा कोड होता है। गिट एक टूल है जिसके थ्रू ये सारा काम करते हैं। ठीक है। जैसे साइबर हब है, साइबर हब एक जगह है, ठीक है, तो मान लो वो गिट हब है, वहां पे सारे रिपोजिटरी का कोड है, लेकिन कोड को लाना, कोड को भेजना वहां पे, उसके लिए टूल की जरूरत होती है। तो गिट क्या है, एक टूल है। ठीक है? और गिटहब क्या है, वो सर्वर है, गिटहब जहाँ पे सारी रिपोजिटरीज का कोड रहता है। ठीक है। सर्वर हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, अमेजोन के कर सकते हैं, एक AWS की भी जो सर्विसेज आती हैं, बिट सर्वर एक होना चाहिए। तो गिट या बिट बकेट सर्वर ज्यादा यूज होता है। क्लियर। जहाँ से हम सिंक करते हैं। सोर्स ट्री क्या है, जो गिट टूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूज करना। ठीक है। कमांड बेस चलता है, तो उसके ऊपर एक और टूल आता है सोर्स ट्री, ये आपके इंटरफेस देता है आपको। इंटरफेस मतलब, एक तो होता है कमांड, कि आप कमांड लिख रहे हो, कमांड नहीं लिखना, बटन दे देगा आपको पुल एंड पुश करने के, कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए, तो आप उसी टूल से हेल्प कर सकते हो। क्लियर। तो ये मेजर आपको सीखने होते हैं। जावा आपको पता है, सेलेनियम पता है, सेलेनियम इज अ लाइब्रेरी। सेलेनियम क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि इसमें क्या है, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। लाइब्रेरी का मतलब कि मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख के दे दिया है आपको, आपको उसका यूज करना है। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, जब अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, इस सेलेनियम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे कहाँ, अपने प्रोजेक्ट में, ताकि उस लाइब्रेरी का आप यूज कर सको। सेलेनियम की लाइब्रेरी जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई। ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, सिर्फ ब्राउजर बेस्ड, डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये नहीं यूज होती। जो भी एप्लीकेशन के वेब में चलते हैं, इसके लिए सेलेनियम यूज होता है। क्लियर। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आपका जो रोल होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सेलेनियम को कोड दोगे, और सेलेनियम का कोड कहाँ जाएगा, रन करेगा ब्राउजर पे। क्लियर है। लेकिन अब इसमें भी क्या चीज है, जब भी हम ब्राउजर पे काम करते हैं, ठीक है, ब्राउजर कोई भी हो सकता है, एग्जांपल जैसे क्रोम, एज, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये कंपनी, जो भी कंपनी, फॉक्स, ये ब्राउजर अलग अलग कंपनी के हैं। ठीक है। अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है इनको बनाने में।
तो मुझे नहीं पता है कि इसको क्या समझ में आता है, ना ही मेरे पास इसका कोड है, और ना ही मुझे इसका कोड सीखने में इंटरेस्टेड है। क्लियर है? तो हर कंपनी क्या देती है, मैं इसको कमांड कैसे दूं, मुझे नहीं पता है ना इसको कमांड कैसे समझ में आती है, ये क्या कोड समझता है। हो सकता है पीएचपी पे डेवलप हो, तो मुझे पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। क्लियर है? तो हर कंपनी क्या करती है, अपने टूल के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ अपने ड्राइवर देती है। ठीक है? ताकि हम इन चीजों को इंटीग्रेट कर सकें। इस ड्राइवर को हम बोलते हैं वेब ड्राइवर। ठीक है? वेब ड्राइवर क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन के इंटरफेस है। आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ इंटरफेस, कि वो आपको नाम देंगे। ठीक है? कि इस ब्राउजर को अगर ओपन करना है तो उसका फंक्शन दे दिया ओपन का। वो हमने कैसे इंप्लीमेंट किया वो हम नहीं बताएंगे, कि हमारा कोड कैसे काम करता है वो नहीं। हमने आपको बोल दिया कि ब्राउजर को ओपन करना है, ये इसकी क्लास है, इसका फंक्शन है, यूज कर लो। ये हमारा इंटरनल प्रोडक्ट है, हम इसको, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो आपको नहीं पता। हाँ, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस, इंटरफेस के बेसिस पे ये इंप्लीमेंट हुआ है, कि आपके पास फंक्शन होंगे, मेथड होंगे। क्लियर? हाँ। ठीक है? आ रहा है बात समझ में? तो हम डायरेक्टली ब्राउजर को नहीं देते कमांड, हम किसको देते हैं, वेब ड्राइवर को कमांड देते हैं। वेब ड्राइवर जाके एग्जीक्यूट करता है क्रोम को। सेम वे में काम करता है जैसे ओला कंपनी है, उबर है। इनका क्या आता है, कैब आती है। तो क्या मैं डायरेक्टली कैब चलाता हूँ? नहीं। कौन आता है, ड्राइवर। मैं उसको सोर्स दूंगा, मैं उसको डेस्टिनेशन दूंगा कि भाई यहाँ से पिकअप करना है, यहाँ ड्रॉप करना है। ठीक है? तो मुझे पिकअप और ड्रॉप कर, मुझे नहीं पता वो कैब 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे, वो कौन टेक केयर करेगा, ड्राइवर करेगा ना, वो मुझे बताए। वो कंपनी में कैसे अटैच है नहीं बताया। मुझे क्या काम है, मुझे ओटीपी देना है, कैसे मुझे उसको सोर्स देना है, कैसे डेस्टिनेशन देनी है, वो मुझे पता होना चाहिए। ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन जो हम दे रहे हैं वो हम जावा के थ्रू देंगे, और सेलिनियम लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये वेब ड्राइवर है। तो इसमें हमें मेथड मिलेंगे कि भाई ये मेथड है ओपन करने का, ये मेथड है क्लोज करने का, ठीक है, ये कमांड देने का, ये इसके लोकेटर्स हैं। ये हम किसको कमांड देंगे, वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर किसको कमांड देगा, अपने ब्राउजर को। तो हमारा जो फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जावा में हम कोड लिखेंगे, फिर सेलिनियम को जावा समझ में आएगी, और सेलिनियम के अंदर वेब ड्राइवर होगा। और वेब ड्राइवर किसका होगा, क्रोम का हो सकता है, मोजिला का हो सकता है, फायरफॉक्स का, जिसका भी हमें, जिसमें ब्राउजर करना है उसका हमें ड्राइवर के थ्रू कमांड देनी पड़ेगी। अभी आते हैं। सेलिनियम फ्रेमवर्क नहीं है, सेलिनियम लाइब्रेरी है। देखो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है। लाइब्रेरी मतलब कि हमने कोड लिखा है, फ्रेमवर्क मतलब पूरा आर्किटेक्चर डेवलप है उसमें, एंड टू एंड, कि हम उसका यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर मुझे अब प्रोजेक्ट बनाना है तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट बन गई, मेरे पास सोर्स फ्री होना चाहिए गिट के साथ ताकि मैं सिंक कर सकूं, मेरे पास जावा होनी चाहिए। ठीक है? मैं जावा की कोड लिख सकूं, मेरे पास सेलेनियम होना चाहिए। ठीक है? मेरे पास वेब ड्राइवर होना चाहिए। कंपनीज अपने अपने ड्राइवर देती है, तो ड्राइवर की एक क्लास तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन फिजिकल ड्राइवर भी चाहिए होते हैं कि हम क्रोम का किस वर्जन यूज कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? कि ये एक साथ ही, क्योंकि जावा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है प्रोजेक्ट में, मैं एक साथ ही इन सब चीजों का यूज करूंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने कहाँ से क्या डाउनलोड किया और कैसे किया। इसलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ, आपको एक माइंड में प्रोजेक्ट बन जाए कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। सोर्स थ्री एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम गिट सर्वर पे अपना कोड पुल और पुश कर पाएंगे। ठीक है? जो गिट है, गिट थोड़ा, ये बैकएंड पे गिट का ही यूज करता है। ठीक है? तो गिट हब में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और वहां से अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर पाएंगे।
आप ब्रांच बना के भी पुश पुल कर सकते हो, अभी तो हम ब्रांच नहीं बनाएंगे, एक एक कोड पे पुश एंड पुल करेंगे। नहीं, ब्रांच सर्वर पे ही होती है ना। ब्रांच तो सिर्फ एक नाम है तो सर्वर पे ही वो। ब्रांच है कहाँ, वो सर्वर पे ही है। ब्रांच उसका नाम दे दिया तब आप पहचान जाओ कि कौन सा क्या है। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। ये तो हम सेलेनियम लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ठीक है, अब हमें टेस्ट केस भी लिखना है। अभी तो सेलेनियम क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, वेब ड्राइवर के साथ। इंटरेक्शन हमने सीख लिया। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, टेस्ट केस लिखना, कि इसको पार्टिकुलर टेस्ट फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए, कि मल्टीपल टेस्ट केस रन कर पाऊं। तो जावा का प्रोग्राम आप बनाओगे, एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को रन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पैरेलली टेस्ट का एग्जीक्यूशन करना है, कि मेरे सारे टेस्ट केस में बटन दबा दूं सब चले। और टेस्ट केस फॉर्मेट में कैसे लिखूं, जैसे मैनुअल में हम सिखाते हैं ना कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है टेस्ट केस लिखने का, वैसे ही एक ऑटोमेशन का एक फॉर्मेट होता है टेस्ट केस लिखने का। तो उसमें एक टूल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एनजी। ठीक है, अभी अभी बात करते हैं, अभी आते हैं। ठीक है। हाँ, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट केस मैनुअली होगा, कोड में लिख दिया, टेस्ट स्क्रिप्ट होगा। ठीक है। ठीक है, टेस्ट एनजी क्या है? टेस्ट एनजी आपको जो कोड लिखोगे उसको टेस्ट केस की फॉर्मेट में कैसे लिखना है, वो टेस्ट एनजी बताएगा। आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो अपने टेस्ट केस को, कि मुझे 10 टेस्ट केस चलाने हैं तो यही चले, मुझे P1 चलाने हैं सिर्फ तो P1 ही चले, मुझे किसी टेस्ट को इग्नोर करना है, ये नहीं चलनी चाहिए, तो वो कंट्रोल कैसे आएगा, वो ये टूल है। ठीक है। हाँ, मैनुअली तो आप एक्सेल शीट बना लेते हो, वहां पे आपको दिखा है P1 फिल्टर लगाया, P1 टेस्ट केस आ गए, P1 एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे कैसे करेंगे, वो टेस्ट एनजी एक अलग सा टूल है जो आप एक्लिप्स में डाल सकते हो, और इसको यूज करो। क्लियर हो गया टेस्ट एनजी? नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ये हमें और एडवांस फीचर देता है, कंट्रोल देता है अपने कोड के ऊपर। अभी हम जावा का कोड लिख के सेलेनियम के साथ इंटरेक्ट कर देंगे, तो मैं एक जावा की क्लास बना लूंगा, उसका मैं कोड लिख दूंगा, लेकिन मैं एक टाइम पे उसी क्लास को चला पाऊंगा ना, मुझे पता लगेगा टेस्ट केस पास हुआ नहीं हुआ, मेरे को देखना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे आ जाए कितने टेस्ट केस पास हुए कितने फेल हुए। ठीक है। मुझे अगर 150 टेस्ट केस है, सिर्फ 50 चलाने हैं, कोई एक फाइल में, कोई दो फाइल में, कोई तीन फाइल में, तो मैं तो मैनुअली चलाऊंगा। तो कैसे चलाऊंगा जावा फाइल में, खुद से कंट्रोल करूंगा। लेकिन टेस्ट एनजी से मैं वहां पे कोड कर सकता हूँ, वहां बता सकता हूँ कि ये टेस्ट केस ऐसे चलने हैं, फाइल बना सकता हूँ कि यही तीन चले, यही फाइल में कंट्रोल करके रख सकता हूँ, उस फाइल को चलाऊंगा वो सारा कंट्रोल कर लेगा। पैरेलल टेस्ट केस एग्जीक्यूशन ही चलाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? अब प्रोजेक्ट में एक एक दिक्कत जो आती थी वो हमने इसे सॉल्व कर ली, कि पैरेलली कैसे टेस्ट केस चलाएंगे। ठीक है। अब एक और दिक्कत आती है, क्लियर? अब वो दिक्कत आती है वर्जन कंट्रोलिंग की। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है, मैंने कोड लिखा सेलेनियम पे, ठीक है, और टेस्ट एनजी का 2.13 एप्लीकेशन यूज किया, या मैं क्रोम पे लिखने गया, और क्रोम का जो वर्जन चल रहा था वो ये चल रहा है, सपोज 127.165.1। ठीक है। जब वेब ड्राइवर को यूज कर रहा था तो उसका कोई वर्जन चल रहा है, वो हमने लिख दिया 1। ठीक है। अब ये अपडेट हो गया, तो हम कोड आज लिख रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, 8 महीने लग रहे हैं, या कोई भी टूल है उसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में आ गया, एस 2.30 था, 2.40 आ गया, सपोज कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, कि हम एस एन जी को डाउनलोड करके रखते थे, सिंक कर लेते थे अपने साथ। ये यहाँ से समझना प्रॉब्लम क्या है। अगर ये सारा टूल मेरे पास है, और मैंने अपने टेस्ट एनजी को अपडेट कर दिया, या कोई भी जो एक्सटर्नल टूल मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैंने अपडेट कर दिया, वर्जन 7.8 कर दिया, पहले था 1, तो मैंने अपने सिस्टम पे तो कर दिया,
लेकिन बाकी सारे कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या सबको नया सेलेनियम डाउनलोड करना पड़ेगा? या कुछ नई सेलेनियम की फाइल आ गई डाउनलोड करनी पड़ेगी? और ये कीप ऑन अपडेटिंग मतलब कि ये जो वर्जन है, ये अलग अलग चीजों के वर्जन है, ये अपडेट होते रहते हैं। तो क्या बार बार हम नई फाइलें लाके अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते रहें? तो पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? तब हमें यहाँ पे एक और टूल की जरूरत पड़ी। पहले क्या होता था कि सेलेनियम को अलग डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में टेस्ट एनजी को अलग डाउनलोड करना है। ठीक है। हमने कुछ और टूल यूज कर लिए, लॉगिंग के लिए यूज कर लिया, लॉग 4J यूज कर लिया, उसको अलग डाउनलोड करना है। तो ये एक तो अलग अलग टूल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। फिर वो अपडेट भी होते जा रहे हैं, फिर उनको अपडेट कर रहे हैं। तो वर्जन कंट्रोल करना, वर्जन समझ में आ गए, अलग अलग वर्जन जो बन रहे हैं वो कंट्रोल करना, और इन सबको एक साथ चलाना। ठीक है। उसके लिए एक और टूल आया, दैट इज कॉल्ड मेविन। मेविन क्या है? बिल्ड टूल है। कि हम एक, वो कह रहा है कि आपको अलग अलग सिंक करने की जरूरत नहीं है। एक और टूल है मेविन, वो जो सारा ये काम करके देगा। आपको अलग अलग डाउनलोड नहीं करना है। ये फाइल है सेलेनियम की फाइल, जीएस फाइल है ना ये, लाइब्रेरी है, तो अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है। जावा डाउनलोड करनी पड़ती है हमें। जावा फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो जावा डाउनलोड करोगे, तभी इसका जीआरई बनेगा, तभी आप जावा की फाइल को रन कर पाओगे, उसके इंटरनल लाइब्रेरी को यूज कर पाओगे। सेलेनियम आप डाउनलोड करोगे, अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे, तभी आप यूज कर पाओगे। वेब ड्राइवर डाउनलोड करोगे, उसका पाथ दोगे, तभी आप यूज कर पाओगे। टेस्ट एनजी आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे, तभी उसकी लाइब्रेरी को यूज कर पाओगे। क्लियर है? तो ये अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ती थी। ठीक है। तो एक और टूल है मेविन, जो इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो कह रहा है कि आपको अलग अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको एक फाइल देगा, उसको हम बोलते हैं पॉन्ग। ठीक है। तो भी बाद में उसकी बात करेंगे। तो ये फाइल देगा, कहता है आप उस फाइल के अंदर सिर्फ जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी चाहिए, उस लाइब्रेरी का नाम लिख दो, उसका वर्जन लिख दो। ठीक है। VERSI, सेलेनियम की लाइब्रेरी लिख दी, उसका वर्जन लिख दिया। सिर्फ एक जो फाइल देता है, ये उस फाइल में उसकी एंट्री कर दो, और जैसे ही आप सेव करोगे, ये खुद जाके उस फाइल को लाके डाउनलोड कर देगा। क्लियर है? तो मेरे प्रोजेक्ट में अपडेटेड फाइल आ गई, और इसकी फाइल में क्या हुआ, अपडेटेड वर्जन की एंट्री हो गई। नहीं, एक फॉर्म्स की फाइल होती है इसके साथ, उस फाइल में हम इसकी एंट्री कर देते हैं बस। ठीक है। तो जो लेटेस्ट वर्जन सेव करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन होगा ये इंटरनेट पे जाएगा, मेविन की रिपोजिटरी होती है सर्वर पे, खुद जाएगा उस रिपोजिटरी से अपडेटेड लाइब्रेरी लाके डाउनलोड कर देगा, प्रीवियस वाली को हटा देगा। ये कौन कर रहा है? मेविन कर रहा है। हाँ, मेविन के भी वर्जन होते हैं, तो आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। मेविन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होता। एक वर्जन पे कर रहे हैं तो एक ही है। ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो इसकी फाइल में, जैसे जावा की फाइल होती है वैसे इसकी फाइल है। इसकी फाइल में अपडेटेड वर्जन का आ गया कि हम टेस्ट एनजी 7.6, डिपेंडेंसी मतलब क्या कह रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ हाँ, अभी वो तो सीखेंगे। अभी पहले बता रहा हूँ कि करना क्या, आर्किटेक्चर क्या है। नहीं, मेवन का प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट में आपको एक फाइल मिलेगी। ठीक है। आपको अलग से जाके डाउनलोड नहीं करना है सेलेनियम। सेलेनियम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वेब ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट एनजी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी फाइल में उसकी एंट्री कर दो, मैं कह रहा हूँ, वो खुद आपके लिए डाउनलोड करके देगा। तो पहले अगर सेलेनियम यूज हो रहा था, तो आप क्या करोगे, उस टेस्ट एनजी की फाइल में अपडेट कर दोगे 7.6.3। सपोज पहले 2 यूज हो रही थी, मैंने उस फाइल में चेंज कर दिया, 7.3 कर दिया, और सेव कर दिया, उस फाइल को सेकंड मार दिया, मेरे में तो अपडेटेड वर्जन आ गया। सेकंड मार दिया, सर्वर पे चला गया, तो टेस्ट लीड है उसने अपडेट कर दिया कि भाई हम करंट वर्जन को यूज कर रहे हैं। तो जो भी आज के बाद सिंक लेगा, उसकी फाइल में क्या आ गया,
7.2 की जगह क्या आ गया, 7.3 आ गया। जैसे ही वो सेव करेगा, मेविन क्या कर देगा, ऑटोमेटिक सबकी फाइल अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे जो वर्जन कंट्रोलिंग का इशू था वो सॉल्व हो गया। ये सबको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सारी बात समझ में, ठीक है। बिल्ड टूल जो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। बिल्ड करने का मतलब है सब चीजों को मिला के सिंक करके चलाना नॉर्मली। सारी बात समझ में। अभी टेक्निकली कैसे करते हैं, एक एक करके करेंगे। अपाचे, अपाचे का तो अपाचे तो कंपनी का नेम है। अपाचे के बहुत सारी चीजें आती हैं, अपाचे का सर्वर आता है, मेवन अपाचे का ही है, ठीक है। वो कंपनी का नेम, उसके प्रोडक्ट आते हैं अलग अलग। मेवन इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो मेवन क्या है, बिल्ड टूल है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोर्स ट्री। क्लियर। फाइल को सिंक कैसे किया जा सकता है। डाउनलोड गेट, ठीक है। विंडोज से गेट को डाउनलोड कर लेना है। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम मेवन बनाएंगे ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्री एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। गिट, ये टूल है, ठीक है। और गिट हब क्या है, रेपोजिटरी है। इससे कंफ्यूज नहीं है। जैकिन्स अलग है। गिट का जीयूआई, ठीक है। गिट इस तरीके की एप्लीकेशन है, आप क्रिएट कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, गिट हब, ठीक है। ये गिट हब है जहाँ पे रेपोजिटरी, इस पे जाके साइन इन करना है। आप लोग साइन अप कर सकते हो, मेरी आईडी। हमारा कोड हम इंटर द ईमेल एड्रेस। ठीक है, इन्होंने कोई लिंक भेजा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली आपको जाके साइन इन करना है। क्लियर है। ये सर्वर पे रिपोजिटरी का स्पेस है, ठीक है। गिटहब इस तरीके से दिखता है, ये गिटहब है। जो इससे पहले डाउनलोड किया था वो टूल है। ये सर्वर पे रेपोजिटरी बनेगी, यूं करके हम रेपोजिटरी बनाएंगे। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है समझ लो पहले। रेपो इसको बोलते हैं शॉर्ट में, रेपो। रेपो मतलब ये फोल्डर है एक तरीके का, जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स रखी रहेंगी। मुझे आपको प्रोजेक्ट सिखाना है तो मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा सारा कोड रहेगा। क्लियर है। नहीं नहीं, ये सर्वर पे बना रहे हैं। हाँ, हाँ। क्लियर है।
तो ये आपके सीधे रिज्यूमे में जाएगा कि आपने क्या किया। क्लियर। इस पे ही हम सीखेंगे, आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इस पे। ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो, टेक्स्ट फाइल, जावा फाइल, पाइथन फाइल, वो सर्वर है बस। ठीक है, आपको फाइल कोई भी आप डाल सकते हो, पिक्चर, इमेजेस, सब कुछ रख सकते हो। ओके, सिर्फ सर्वर पे एक स्पेस दिया है रेपोजिटरी बनाने का। मैनुअल टेस्ट केस भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे गए आप होम पे। ठीक है। ये न्यू आया, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है कुछ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट दिखा रहा है पुराने। न्यू, एक नया फोल्डर बना रहे हैं सर्वर पे, उस फोल्डर का हम नाम रख रहे हैं। ठीक है, क्या दे दिया हमने नाम? जावा अगस्त जावा ऑटोमेशन। अभी लाइब्रेरी पब्लिक बना दी। प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब सिर्फ हम यूज कर पाएंगे, पब्लिक मतलब अगर हमने इसका लिंक दिया किसी को, वो देख सकता है। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दी। कर सकते हैं, अभी सब बताऊंगा मैं। फाइल के नेम में भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कर दिया, प्राइवेट कर दिया, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है। और इसके अंदर अगर हमें फाइल बनानी है, हम यहाँ से भी बना सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं। कौन कौन हमारी रिपोजिटरी में पुल कर सकता है, कौन कौन पुश कर सकता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। हाँ, एक्सेस देना पड़ता है उस पर। क्रिएट अ न्यू फाइल। अब सर्वर पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इस पे लिख रहा हूँ हेलो। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं हेलो। एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं सर्वर पे 18/9/04 टाइम 11:90 AM। इस फाइल को मैं सेव कर दिया, first.txt फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बना दी। कमिट चेंजेस कि हम सेव करना चाहते हैं इसको, यस। ये डिस्क्रिप्शन है, किस बारे में फाइल है? दिस इज अवर फर्स्ट फाइल। तो हमने अपनी रिपोजिटरी के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दी। क्लियर। ये हमारी रिपोजिटरी है, ये कोड है, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, ये फाइल क्रिएट की है, ये फोल्डर का नाम ये है, फाइल का नाम ये है। ब्रांचिंग अभी की नहीं है तो मेन ब्रांच में ही है। ठीक है, कोड पे गए, ये हमारे पास क्या है? यूआरएल है किस चीज का? कि सर्वर पे जो हमारी फाइल है वो कहाँ है, किस यूआरएल पे है। ये भेजना होता है, ये भेजना होता है, ये जाएगा। क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है। ये आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, तो जिप फाइल में डाउनलोड हो जाता है तो। क्लियर। ये कहाँ है अभी? सर्वर पे है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम कहाँ बनाएंगे? लोकल कंप्यूटर पे। वो कोड यहाँ जाके कॉपी पेस्ट करते हैं? नहीं, वहीं से डायरेक्टली चेक इन मारते हैं। दोनों पुश करते हैं। कंपनी क्या बनाएगी? अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्वर। हाँ। हाँ, कैसे करते हैं अभी देखते हैं। क्लियर। हाँ, गेट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जावा ऑटोमेशन। ठीक है, ध्यान से देखो, मिस कर दोगे वरना। सर्वर पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, सब बिल्ड करेंगे। कहाँ पे बिल्ड करेंगे? लोकल में, यहाँ पे करेंगे। इसको उससे सिंक करना है। सिंक करने का मतलब समझ रहे हो? जो फाइल वहां है वो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से भेजूं तो वहां होनी चाहिए, इस फोल्डर के साथ।
उस फोल्डर को हम सिंक करेंगे, कोड यहाँ लिखें, सबमिट करें, सर्वर पे सेव हो जाए। क्लियर है? तो हमने बैकएंड पे गेट डाउनलोड किया था। ठीक है। गिट कमांड बेस्ड है। गिट की कमांड हमें नहीं सीखनी है, तो हम एक और टूल का यूज करेंगे, सोर्स ट्री। समझ में आ गया होगा आपको सोर्स ट्री क्या है? इंडस्ट्री में आपको पी गिट जीयूआई फॉर विंडोज एंड मैक, ये आपको इंटरफेस देता है, इंटरफेस देता है। आप अपनी इंटरफेस का मतलब कि आपको ये स्क्रीन देगा जहां से आप पुश पुल कर पाओ, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाओ। ठीक है। इसने गेट ढूंढ लिया है, इंस्टॉल्ड है, बैकएंड पे गेट का ही यूज करता है। नेक्स्ट। ठीक है। पहले कभी सेव होगा तो आप अपना नाम और आईडी दे सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट। हाँ, नाम और एंट्री करनी है। ठीक है। तो ये इस तरीके का इंटरफेस आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये सोर्स से ही है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर को, आपको इस तरीके का सोर्स से दिखाई देगा। इसको ओपन किया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सर्वर से रिपॉजिटरी लेके क्लोन करनी है, कॉपी करनी है, जो भी कोड वहां से है वहां पे। ठीक है। रिमोट में जाएंगे, पहले अपना अकाउंट एक्ट कर लेंगे। ठीक है। कहाँ है? गिटहब में रिफ्रेश ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। कि जो आपके ब्राउजर पे एप्लीकेशन होगी जिसमें आपने लॉगिन कर रखा होगा गिट का, ठीक है, ये उसी का सिस्टम में उठा लेगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन, हाँ, लॉगिन सेम नहीं होनी चाहिए। आपका ब्राउजर पे लॉगिन, जाके ब्राउजर पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वहां से ऑथेंटिकेट करेगा खुद से। ठीक है। आपकी आईडी पिक कर लेगा। तो सर्वर पे मेरा ये अकाउंट बना था। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे लाइब्रेरी में थे, देखे थे आपने? तो भी मैंने वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाया था। क्या वो यहाँ पे आ गया है? ये वाला। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? उस प्रोजेक्ट को क्लोन करना है। तो जब आप कंपनी में पहले टाइम जाओगे, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन रहा होगा, आपको फिर सर्वर पे लाना होगा, तो यही प्रोसेस करना है। ठीक है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहा हूँ। क्लोन पे क्लिक करेंगे। रिपोजिटरी चेक कर ली उसने। अब ये कहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे क्लोन करना है? ये जगह मांग रहा है। रिपोजिटरी मिल गई उसको गिट की, ये रिपोजिटरी है वहां से। ठीक है, उसने पिक कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन इन किया इस एप्लीकेशन पे। ठीक है। ये स्पेस मांग रहा है, कहाँ पे सेव करनी है, तो मैं ब्राउज कर रहा हूँ। और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? डी ड्राइव में, जावा ऑटोमेशन के अंदर। या यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट या कंपनी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसी फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लोन कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है? वहां से पुल लेके आ रहा है, मर्ज कर दिया उसको। अपने लोकल पे गया, प्रोजेक्ट में गया, कि यहाँ पे फाइल आ गई। ये कौन सी फाइल है? जो सर्वर पे थी। दिख रहा है? तब ये कोड लिखा था, ये लाइन ऑफ कोड लिखा था। ये पुल हो गया। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? पुल हो गया। जितना भी कोड होता सब आ जाता। अभी मैंने 4 लाइन का लिखा था। 4 लाइन कोड का मतलब फाइल है, सिर्फ कुछ भी हो सकते हैं। अभी होगा। इस फाइल में अगर मैं सेव कर दूं, अपडेटेड टाइम 11:26 AM, और उसको सेव कर दूं। ठीक है। अभी नॉर्मल नोट पैड पे कर रहे हैं, इसको सेव कर दिया। तो जो आपका सोर्स ट्री है ना, अब आप इसमें ब्रांच पे जाओगे। ठीक है, तो ये दिखाएगा कमिट 1। कमिट याद है जब हम रिपोजिटरी में कर रहे थे, जो भी चेंज कर रहे थे वो कमिट हो रहा था। ठीक है। तो अब हम कमिट करने जाएंगे, इस पे जाएंगे कमिट 1 पे।
तो ये दिखा रहा है कि पुरानी फाइल तो ये है, और आपने ये कोड लिखा है, ये नया कोड है। क्या आप इसको भेजना चाहते हो? 10 फाइलें होंगी यहाँ पे, हो सकता है 10 पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी 3 ही का कंप्लीट हुआ हो। उस फाइल को मैं यहाँ से स्टेज सेलेक्टेड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा कि हाँ मैं इसको भेजना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, आई हैव अपडेटेड टाइम इन माई फाइल। जो भी टास्क आप करोगे वो वहां पे लिख सकते हो, और इसको कर दोगे कमिट। ठीक है, कमिट करके आपने अपनी लोकल पे भेज दिया, इसको सर्वर पे भेजना है, पुश कर दो। अकाउंट पूछ रहा है, कौन से अकाउंट से पुश करना है, भेज दिया उसने। हाँ, ये टूल है, ये पीछे गिट का ही यूज कर रहा है। ये अगर आप इसकी रेपोजिटरी में जाओगे ना, पीछे इसने गिट का ही इंटरनल यूज कर रहा है। इसने ये कोड भेज दिया, और यहाँ पे टाइम भी स्पेंड कर दिया कि इस टाइम पे इस बंदे ने ये कोड कमिट किया था, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मतलब अब देखो क्या होगा, सर्वर पे जा रहे हैं, गिट पे जा रहे हैं, क्या वहां पे अपडेट हुई है फाइल? गिट पे गए, ठीक है, इसको एक बार स्पेस कर ली, ये फाइल इसको खोला, सर्वर पे फाइल देखो, टाइम अपडेटेड आ रहा, अपडेटेड टाइम। कि अगर नया कोड में भेजता तो वो यहाँ पे दिखता, दोनों सिंक चल रहे हैं। मैं कोड लिखूंगा, सेव करूंगा, सर्वर पे सेव, तो कभी मेरा प्रोजेक्ट उड़ भी गया, मेरे लोकल ड्राइव में क्रैश हो गई, कुछ हो गया, तो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सर्वर पे है। हाँ, डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेम है ना। बिल्कुल, ये कितनी बार कमिट किया, किस टाइम कमिट किया, क्या किया है, कुछ दिखाएगा इसमें। बैक करोगे आप, इसकी हिस्ट्री आती है, टू कमिट्स, इसमें दिखाएगा। ये वेरीफाइड यूजर है, इस आईडी से कमिट किया हुआ है, ये टॉपिक डाला है। ठीक है, इसमें चेंजेस भी आप देख सकते हो। ये चेंज किया, इस बंदे ने किया है, ये किया है, यहाँ पे किया है। क्लियर है? इस तरह के सेटअप को पहले करना है, पहले अपनी बेसिक फाइल से सीखना है, फिर हम एक्लिप्स से सीखेंगे कैसे इसको एक्लिप्स से मर्ज करना है। पहला तो कोड सिंक करना है कि कोड को कैसे सिंक किया जाए। मर्ज मतलब कोड भेजना है, सिंक मतलब वहां पे 10 लोगों का कोड है, मेरे पास अभी मैं पीछे हूँ, उसको सिंक करना है। आज आपने सपोज, हाँ, बाइंड अप करना है, सपोज आज आपने क्लास मिस कर दी, तो आप जाके पूछोगे यार दोस्तों से क्या पढ़ा है, सिंक करने की कोशिश करिए क्या पढ़ा है, मैं पीछे रह गया हूँ तो मैं आगे जाऊँ। तो हम 2 लेसन आगे पहुंच गए, आप एक लेसन पीछे हो, तो हमें, आप क्या करोगे, हमारे साथ सिंक करोगे, हमसे पूछोगे क्या करना है, नोट डाउनलोड करोगे, जो भी करोगे, दैट इज फॉर सिंकिंग। मेरे को जो पता है प्रोजेक्ट में जितना इम्प्लॉय है वो भी आपके पास है। मर्ज करना मतलब कि आपने कुछ चेंजेस किए, मैंने भी कुछ किए, दोनों को लेकर मर्ज किया। तो ये पुश पुल समझ में आ गया? ठीक है, पहला स्टेप तो आपको ये करना है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मेविन का सेटअप करेंगे, उसके अंदर पूरी एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसी पूरे बिल्ड को सेटअप करके सर्वर पे भेजेंगे, लोकल पे क्रिएट करेंगे, इसी प्रोजेक्ट पे मेविन का प्रोजेक्ट बना के सेलेनियम को डाउनलोड करके, सबको डाउनलोड करके सर्वर पे भेजें, फिर वहां पे स्टार्ट करेंगे ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना। क्लियर है? फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न सीखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर? समझ में आया? ये कंफ्यूजन तो नहीं हुए? ओके,